Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Farhan. Welcome to my channel Study with Farhan. तो लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री 9th क्लास हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन लास्ट लेक्चर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, साइंस, मैटर, मेन लास्ट लेक्चर में हमने इन तीन चीज़ों को डिस्कस किया. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक 1.1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. चैप्टर 1 9th क्लास. इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. सो वी विल स्टार्ट. नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इन लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो हमने फिज़िकली कुछ बात की थी. जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. तो इसी तरह से फ़िज़िकल आज वंस अगेन हमारे पास आ चुका है. तो फिज़िकल केमिस्ट्री कैसी ब्रांच होगी, इसमें हम एक्चुअल में किस चीज़ को डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की ये डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन composition and physical properties of matter. तो एक्चुअली हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी हमारे पास. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स था, बॉइलिंग पॉइंट्स है. इस तरह से हमने बेशुमार चीज़ों को डिस्कस किया था. तो आज हम लोग उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन कंपोजिशन के साथ देखेंगे. अगर आपको याद हो तो हमने कंपोजिशन भी डिस्कस की थी मैटर की. फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे एग्जांपल ली थी वाटर की, जिसमें हमने कहा था कि वाटर की कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, दिस इज़ फिजिकल केमिस्ट्री जी. और एक और बात, अगर आप में से किसी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर, इसे लास्ट लेक्चर नहीं लिया, तो ये जो बातें अभी मैं कर रहा हूँ, कंपोजिशन क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप उस लास्ट लेक्चर में जाएं, उसको मस्त देखें, फिर आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी समझ भी आएगा. वीडियो लिंक ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं. सो कंपोजिशन हमारे पास वाटर की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इस कंपोजिशन की बेस पर इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स. अगर मैं बात करूं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये दो एलिमेंट्स इम्पार्ट करेंगे, इनकी बेस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होंगी. मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो 0 सेल्सियस हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 100 सेल्सियस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का. सो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, हमारे पास अल्कोहल की बात कर लें. अगर अल्कोहल को हम देखेंगे तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 78 सेल्सियस है. सो अल्कोहल में क्या चीज़ आ जाती है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH. ये R क्या चीज़ होती है, ये अल्काइल ग्रुप है हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स होंगे, मीन्स C2H5OH. ये हमारे पास मैंने वो अल्कोहल लिखा है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं. वैसे बेशुमार अदर टाइप्स हैं जिन्हें पी नहीं सकते, ड्रिंक नहीं करेंगे. सो इस अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, एथेनॉल. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 सेल्सियस है. अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं. तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कंपैरिजन करें इसका वाटर के साथ, तो वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे. उस बेस पर प्रॉपर्टीज़ को देखा तो
हमारे पास वैल्यूज चेंज हैं। सेम उसी प्रॉपर्टी को अगर हमने इस कंपोजिशन के साथ देखा तो वैल्यू चेंज है। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में मौजूद रिलेशनशिप को। इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं जी। सो नाउ डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में क्या होगा, हम किस किस चीज़ पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन मीन हम अप्लाई क्या करेंगे, किस किस चीज़ पे हम इस केमिस्ट्री इस ब्रांच को अप्लाई करेंगे या इसमें किस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं इसी फिजिकल केमिस्ट्री में। सो एटम का स्ट्रक्चर कल भी हमारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर में। सो उसके लिए वंस अगेन अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो आप उसको काइंडली जाएं और उसको चेक करें, उसको देखें, तब आपको समझ आएगा। तो स्ट्रक्चर में आज हम एटम के स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, एक सेंटर पोर्शन है जिसे हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, मैं अभी बताता हूँ। और इसके साथ साथ कुछ ऑर्बिट्स, कुछ शेल, कुछ पाथ से हैं उसके अराउंड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो एटम होता है, एटम जो है वो इटसेल्फ खुद खुद जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल नहीं है जो डिविजिबल नहीं है। नॉर्मली एटम की जो डेफिनेशन पहले थी या जिस बेस पे एटम का नाम बना था वो यही था कि नॉन डिविजिबल पार्टिकल, कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर आपको इसकी शॉर्ट बताऊं कि ए मीन यहाँ पे जो है वो नॉट है और इस टर्म का मतलब जो है वो कट होता है, यानी इसका मतलब है कि ये मज़ीद कट नहीं हो सकता। बट ये थ्योरी बहुत पुरानी थी, उसके बाद प्रूफ हुआ कि नहीं, एटम इटसेल्फ जो है वो दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम खुद भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना है जिनकी तादाद 100+ है। उसमें से हमारे पास 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बुनियादी हैं इसके, और वो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके अंदर प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन जो कि एक्चुअली न्यूट्रल होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज शो करता है। सो अब हम अगर बात करें तो एक एटम जो है उसके अंदर ये पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ पे है, वैसे हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे डिस्कवर हुए। सो अभी के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो इसमें क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो चूंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं तो हम इसका एक और नाम भी रख सकते हैं, हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। ये न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूं बाहर सर्कल्स में, इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, घूम रहे होते हैं। और एक और बात, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से एटम जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल स्पीशी है। मींस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, अगर आपके पास -1 + 1 हो तो आंसर विल बी 0। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। जब दोनों बराबर हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये एटम का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। इसी फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में आता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, हमने कल भी बात की थी कि शायद कल लास्ट लेक्चर में इसका जिक्र ना भी हो। सो मॉलिक्यूल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो एक ऐसी स्पीशी है जो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो यही है कि जब भी कभी 2 एटम्स आपस में मिलते हैं, अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये 2 एटम्स हैं, ये दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो ये एक H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। जब भी 2 एटम मिलेंगे, जैसे हमारे पास जो है हमने बात की है
वाटर की, उसमें भी आपने देखा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो ये H2O वाटर बनाते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। जब भी कभी दो एटम आपस में मिले, मिनिमम दो एटम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, सो इस तरह से एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एटम्स के और मॉलिक्यूल के लिए एक शर्त ये होती है, क्योंकि एटम्स के मिलने के बहुत सारे मेथड हैं, उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। सो अगर ये दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए आपस में मिलेंगे, यानी कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएं, तब हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। याद रखिएगा, अगर वो आयनिक बॉन्ड के जरिए मिलते हैं तो उस बनने वाली स्पीशी को आप मॉलिक्यूल का नाम नहीं देंगे। सो इसलिए याद रखना है कि मॉलिक्यूल हमेशा हमारे पास तब बनते हैं जब एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। सो इस तरह से हम इस ब्रांच में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो है हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स। तो एज यू नो, आपने लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा कि मैटर जो है उसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। सो मैटर जो है उसकी ये तीनों स्टेट्स जो हैं उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं वो भी हमें केमिस्ट्री की ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री ही बताती है। उसी में हम लोग डील करते हैं, उसी में डिस्कस करते हैं इनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। गैसेस के बिहेवियर्स में हमारे पास डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाएंगी। मतलब गैस का बिहेवियर कैसे है, गैसेस प्रेशर अप्लाई कर सकती हैं, लिक्विड्स की बात करें ये प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस तरह से इनकी शेप्स को डिस्कस कर सकते हैं, हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों के बिहेवियर्स को भी इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। सो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4th एप्लीकेशन जो है उसमें हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। मैटर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसका मैस है और जो वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम होगा मींस के स्पेस ऑक्युपाई करे। तो कोई भी चीज़, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास आइस है, बर्फ़, तो क्या ये एक मैटर है? एग्जैक्टली ये मैटर है। सो आइस जो है अगर ये भी एक मैटर है तो इस पे अगर टेम्परेचर इफेक्ट करे, अगर ये थोड़ा सा टेम्परेचर गेन करे, इसको हीट मिल जाए तो क्या होगा, ये मेल्ट होके क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर इसको फर्दर हीट कर दिया जाए, टेम्परेचर इस पे फर्दर इफेक्ट करे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। सो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसी ब्रांच में कि मैटर जो है उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो ये 4th एप्लीकेशन थी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की। सो नेक्स्ट application is effect of radiations on matter। सो रेडिएशंस का क्या इफेक्ट होता है, डिफरेंट तरह की रेडिएशंस हैं, आपने नेम सुना होगा, डिटेल इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट आएगी। वैसे तो आप फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे रेडिएशंस को। सो रेडिएशंस का मैटर पे क्या इफेक्ट होता है, तो रेडिएशंस जो होती हैं वो आयोनाइज कर सकती हैं। रेडिएशंस जो हैं कैन आयोनाइज द एटम। अब एटम को आयोनाइज करने का क्या मतलब होता है कि एटम को आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कैसे हो सकता है, मैंने आपसे अभी एक बात की थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। हमने अभी एग्जांपल भी ली थी कि -1 + 1 = 0। सो अगर हम लोग ये देखें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन जो है ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर किसी भी तरह से रेडिएशन इस पर इफेक्ट करें और ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, तो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 0 हो चुका है, +1 प्रोटॉन तो रहेगा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। सो आपके पास आंसर विल बी +1। तो इट मीन्स दैट कि यही हाइड्रोजन अब आपके पास H+, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इट मीन्स अब ये एक एटम नहीं रहा, इसमें कुछ चेंज आया, हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया, अब ये एटम से एक आयन बन गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रेडिएशंस का इफेक्ट मैटर पे वो भी डिस्कस करते हैं। सो ये थी हमारे पास फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सो नाउ सेकेंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कैसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हमारे पास जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बेशुमार हैं, नेचुरली भी हैं, आर्टिफिशियली भी हैं। सो एलिमेंट्स में हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन, एक एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है जिसका नाम है ऑक्सीजन। इस तरह बेशुमार एलिमेंट्स हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन, मेन ये दो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मस्ट हो, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हम इन शॉर्ट वर्ड कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअली क्या करती है, वो डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसके साथ साथ वो डील करती है हाइड्रोकार्बन्स को। अब हाइड्रोकार्बन्स, फिर इसके साथ साथ एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करती है। ऐसे कंपाउंड जो इनसे ही ड्राइव होंगे आगे। सो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जनरल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, हम एग्जांपल अगर लें, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों से मिलके बने होंगे, हम उन्हें जो है वो ऑर्गेनिक कहते हैं। ये नहीं कि हम हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक नहीं कहते, वो भी ऑर्गेनिक हैं। तो इनको हम एक्चुअली जो है वो अगर तीनों होंगे तो कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये मस्ट है पहली बात। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, इट्स अ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में शर्त ये होती है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाजिम हो। हाँ, अगर उसके साथ ऑक्सीजन भी आ जाती है तो ये कार्बोहाइड्रेट एक टाइप बन जाती है हमारे पास। इस तरह बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेशुमार टाइप्स हैं। सो एक जनरल टर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें अगर ऐसा हो कि कोई कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, फॉर एग्जांपल मीथेन गैस, हमारे घरों में जो सुई गैस है, अगर CH4, अब देखें इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें एक कार्बन है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना। चूंकि सिर्फ यही दो एलिमेंट है, उसी की बेस पे हाइड्रोकार्बन हमने इसका नाम रख लिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स भी अटैच हो सकते हैं, तो वो एक लार्जर कंपाउंड बन सकता है। फॉर एग्जांपल करते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। हम सब लोग जो है वो खाना खाते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ग्लूकोज। सो अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बेशुमार इनके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। डेरिवेटिव्स में मैं एक जनरल टर्म अभी यूज़ की थी थोड़ी देर पहले, R। मैंने कहा था ये एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कि CH3 से स्टार्ट होता है, CH3, C2H5 सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो अगर हम इसी के साथ OH लगा दें, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3OH, C2H5OH। ये अल्कोहल की एक क्लास है, अल्कोहल फैमिली शुरू हो गई है। अब इसमें भी थोड़ी देर पहले मैंने एक जिक्र किया था कि इसके अंदर ये जो होती हैं ये ड्रिंकेबल हैं, ये वाला फार्मूला, जबकि ये इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है वो इसको चखना शुरू कर दें, इसको पीना शुरू कर दें, इसको स्मेल करना, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। याद रखें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास तौर पे ऑर्गेनिक लैब में जब जाएं तो कभी भी स्मेल नहीं करते, याद रखिएगा। वहाँ पे कभी भी लाइटर ऑन नहीं करना, लैंप ऑन नहीं करते, वहाँ पे कभी डायरेक्ट फ्लेम नहीं लेके जाते। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो अक्सर हम सुनते हैं कि ड्रिंकर हैं, एक्चुअली उसकी फॉर्मुलेशन ये वाली है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप जो है वो इसको ड्रिंक करना शुरू कर दें, तो ये इमोरल होगा। सो लिहाजा अब हमारे पास क्या है कि इसी तरह ये एक डेरिवेटिव है, इसी तरह बेशुमार अदर डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। एसिटिक एसिड की बात करते हैं, इसी R के साथ COOH अगर हम लोग लगाते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी है। अब ये हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3, इसकी अगर हम यहाँ पे अगर ये वाली क्लास कंपाउंड इसका लेंगे CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड, सिरका आप लोग ये जो सैलेड के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं अक्सर। तो ये इस तरह से हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। सो इस तरह हमारे पास और डेरिवेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी R के साथ जो है वो साइनो ग्रुप ले लें, C के साथ N लगा होता है, ये एक साइनाइड ग्रुप होता है। तो इसके साथ अगर R आ जाता है तो अब देखें कि कार्बन नाइट्रोजन तो है, इसके साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन भी आ चुका है। यहाँ पे नंबरिंग कोई भी हो सकती है इसकी। सो इसलिए शर्त ये थी, अगर आप गौर करें यहाँ पे देखें C और H, यहाँ देखें CH, यहाँ पे देखें CH,
आप यहाँ पे देखें C और O है, तो मैंने कहा कि ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ होना लाजिम है ऑर्गेनिक होने के लिए। और अगर हम किसी भी जगह पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करें, हाइड्रोकार्बन्स को करें या डेरिवेटिव्स को करें इनके, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हाइड्रोकार्बन आगे फर्दर वैसे इसकी 3 फैमिलीज होती हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इन 10th क्लास हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। सो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिक हमने डिस्कस किया, इनऑर्गेनिक मीन के जो ऑर्गेनिक नहीं होगी, मतलब कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें डील करेंगे। ये ब्रांच किसको डील करती है, डील ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह लें, एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे, मींस वही बात आ गई, कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल आप CO को डिस्कस कर रहे हैं, आप H2O को डील कर रहे हैं, इस तरह के बेशुमार कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। सो 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं उसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर उसके लिए हमें फर्दर एक वीडियो लेक्चर करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। सो काइंडली वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.